जय हिंद साथियों। हिंदी स्टडी इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीए, एमए तथा सेटनेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध है। जिस प्रकार क्लासरूम में पढ़ाई होती है उसी प्रकार आपको समझाते हुए, विश्लेषण करते हुए यहाँ पर नोट्स भी देने की कोशिश की है। तो निश्चित ही यह चैनल आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस पर आने वाले वीडियो अपने साथियों को भी भेजिए तथा जिन अध्यापकों द्वारा यह वीडियो सुने जा रहे हैं वो अपने छात्रों को भी ग्रुप में भेज रहे होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित यह एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के खुर्जी में हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर के पिता का नाम लक्ष्मी नारायण माथुर था। माथुर जी के व्यक्तित्व में प्रखर बुद्धि, सर्जक की संवेदनशीलता, मानवता के प्रति निष्ठा, जीवन की अच्छाई के प्रति ललक और जिजीविषा है। प्रशासनिक सेवाओं में सचिव पद पर कार्य करते हुए भी सामान्य जीवन की पीड़ा तथा असलियत से वे भली भांति परिचित थे। तभी तो अनिष्टताओं से लड़ने और मानवता की स्थापना करने में आप विश्वास रखते हैं। कुशल प्रशासक के साथ ही माथुर जी सक्रिय रंगकर्मी भी रहे हैं। अपने छात्र जीवन से ही माथुर जी ने लेखन शुरू किया। उन्होंने नाटक, एकांकी, चरित्र लेख के साथ साथ समीक्षात्मक लेखन भी किया है। अब आगे देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर का साहित्यिक परिचय। माथुर जी ने एकांकी लेखन का आरंभ 1937 में मेरी बांसुरी इस एकांकी से किया। उसके बाद लगभग 17 एकांकी लिखे। उनके प्रसिद्ध एकांकी है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी। उनके प्रमुख नाटक हैं पहला राजा, भोर का तारा, 10 तस्वीरें, ओ मेरे सपने, शारदिया, रीढ़ की हड्डी, कोणार्क, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना है आदि। यानी रीढ़ की हड्डी इसे नाटक के रूप में भी स्वीकारा गया है या उसकी रचना उस प्रकार की गई है। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। मुट्ठी भर कंकर, आधा पुल, यादों का पहाड़, कभी ना छोड़े खत, धरती धन अपना, टुंडा लाट, घास गोदाम, लाट की वापसी, नरक कुंड में वास आदि ये इनके प्रमुख उपन्यास है। अब हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी के साहित्य की विशेषताएं। प्रभावशाली घटना स्थितियाँ, नाटकीयता, व्यंग आदि की अद्भुत समन्वय तथा क्रिया व्यापार, भाव भंगिमा और दृश्यात्मक बिंबों से अपेक्षित प्रभाव निर्माण करने की क्षमता के कारण हिंदी एकांकी परंपरा में माथुर जी का स्थान एवं योगदान महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी माथुर जी की रंगमंच की दृष्टि से लोकप्रिय और प्रसिद्ध एकांकी है। इसमें सामाजिक जीवन की समस्याओं को व्यंग्यात्मक शैली में उभारा है। साहित्यिकता, शिल्प और रंगमंचीयता सभी दृष्टियों से यह सशक्त रचना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की कथावस्तु। उमा रामस्वरूप की बेटी है। उसे उन्होंने बीए तक पढ़ाया है। वकील गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से उमा के विवाह की बात चल रही है। वकील साहब सुंदर, सुशील परंतु कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। इसलिए मजबूर होकर रामस्वरूप ने गोपाल प्रसाद से अपनी बेटी मैट्रिक तक ही पढ़ी है ऐसा कहा है। गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने के लिए उनके घर आते हैं। यानी पिता पुत्र लड़की देखने के लिए लड़की वालों के यहाँ आते हैं। गोपाल प्रसाद व्यावसायिक ढंग से उमा के बारे में पूछताछ करते हैं। इस बात पर उमा क्रोधित होती है, फिर भी बहुत देर तक चुप बैठती है। गोपाल प्रसाद जब उमा के मुख से उत्तर सुनने का आग्रह करते हैं तब उमा का संयम टूटता है और वह शंकर की
निंदनीय हरकतों का पर्दाफाश करती है। पिता की इच्छा के विरुद्ध वह नारी की विवशता, विवाह की सौदेबाजी और अन्याय को जोशीले शब्दों में व्यक्त करती है। अपनी बेइज्जती से रूठकर गोपाल प्रसाद घर से निकलते हैं, तब उमा मार्मिकता से शंकर की झुकी हुई बैकबोन पर व्यंग करती है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के कथानक में विवाह विषयक समस्या और उसके प्रति नारी विद्रोह का स्वर मुख्य रूप से उभरा है। कथा वस्तु में एक ही प्रमुख प्रसंग है, विवाह के लिए लड़की देखने का प्रसंग। इस मुख्य प्रसंग के साथ कई छोटे छोटे संदर्भ सूत्र और बारीकियां भी उभरी है। विवाह को सौदा मानना, विवाह के बाजार में लड़की की खूबसूरती, उसकी कला निपुणता, पैसा, आंखें गड़ाकर लड़की को देखना, चश्मा देखकर चौंकना, उससे गीत गवाना आदि क्रियाएं, उसके साथ उसकी भंगिमाएं सब मिलकर मुख्य घटना प्रसंग को उभारने में, उसे सघन बनाने में सहायक बनते हैं। साथ ही उमा के क्रोध और आवेश की पृष्ठभूमि बनती जाती है। इस प्रकार मतलब उसके क्रोध और आवेश से इस एकांकी की एक पृष्ठभूमि भी बनती जाती है। इस प्रकार एक एक क्षण और सूत्र को माथुर जी कुशलता से उभारते हैं। चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद का चौंकना, गाते समय उमा की आंखें शंकर की आंखें से मिल जाने पर उमा का गाते गाते अचानक रुक जाना जैसी नाट्य स्थितियाँ क्रियाशीलता और गति से आगे बढ़ती हुई कथा को अचानक मोड़ लेती है। कथानक को या कथा को अचानक मोड़ देती है और उमा अचानक मुखर होकर बोलने लगती है। वह स्पष्ट शब्दों में शंकर और गोपाल प्रसाद को प्रताड़ित करती है, जिससे एकांकी के पाठक या दर्शक के आतंकित मन का भी समाधान होता है। मतलब जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है लड़की को देखने आने के बाद, जिस प्रकार की बातचीत हो रही है, इससे पाठक या श्रोता भी आतंकित है। लेकिन जब शंकर और गोपाल प्रसाद को उमा प्रताड़ित करती है तो ये आतंक, जैसे दर्शक और पाठक के मन में जो आतंक उठा था कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका समाधान भी उमा के संवादों से होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रयोजन अथवा उद्देश्य अथवा मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न छात्रों को जब परीक्षा में स्नातक स्तर पर यानी बीए या एमए के स्तर पर पूछा जाएगा तो उसमें संक्षिप्त रूप में यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है कि इस रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य या मूल संवेदना, तीनों का अर्थ एक ही है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने समाज की मनोवृत्तियों और उससे निर्मित विवाह विषयक समस्या को चित्रित किया है। विवाह में लड़के वालों की श्रेष्ठता हमेशा से रही है। विवाह को सौदा मानने वाले लड़के के पिता अपने बेटे की हैसियत का जरा भी ख्याल न रखते हुए सुंदर, सुशील और कला निपुण बहू चाहते हैं और विवाह के बाजार में लड़की को किसी वस्तु के समान उसके गुणों, उठने बैठने के तौर तरीकों को परखते हैं। मनुष्य को वस्तु के रूप में इस्तेमाल करने की इस घृणित और अमानवीय मनोवृत्ति को एकांकी के गोपाल प्रसाद के आचरण और वक्तव्य से स्पष्ट किया है या यहाँ पर स्पष्ट होता है। पुरुष प्रधान संस्कृति में नारी की अवहेलना का एक दूसरा पक्ष गोपाल प्रसाद के इस कथन से सामने आता है। लड़की की पढ़ाई के बारे में वे कहते हैं, साहब हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। तथा एक जगह वे कहते हैं, मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी यही करने लगी, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। ऐसी दकियानुसी विचारों के कारण नारी पर सदियों से अन्याय हो रहा है, उसे दबाया जा रहा है। लेखक इस पक्ष पर प्रकाश डालना चाहते हैं। इसी मनोवृत्ति के कारण लड़के वाले गोपाल प्रसाद के समान अहंकारी, ढोंगी, घमंडी, लालची और पुरजोर बन बैठते हैं और लड़की वाले
लाचार और विवश। रामस्वरूप का पूरा व्यवहार, जैसे गिड़गिड़ाना, खुशामद करना, झूठ बोलना, उनके लाचारी और विवशता को उभारता है। समाज के इन सड़ी गली मान्यताओं पर माथुर जी व्यंग्य करते हैं। लेखक इन गलत मान्यताओं पर व्यंग्य तो करते ही हैं, साथ ही उस समाज को उभरने, परिष्कृत करने की विधायक सोच भी जगाना चाहते हैं। नारी शिक्षा और जीवन के बदलते मानदंडों के युग में उमा जैसी विद्रोही शक्ति को उभारते हैं। पढ़ी लिखी और समझदार उमा में समस्याओं का, स्थितियों का सामना करने की समझ ही नहीं, हिम्मत भी है। उमा आत्मविश्वास और पूरे जोश में कहती है कि यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उन्हें ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती या चोट नहीं आती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखकर खरीदते हैं? उमा के वक्तव्य में उसकी हिम्मत, आधुनिक दृष्टि तथा सोच और समझदारी सामने आती है। लेखक का उद्देश्य अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत जगाना भी है। अपने इस उद्देश्य में लेखक सफल हुए हैं। यह एकांकी लिखने के पीछे लेखक की सामाजिक जागरूकता के साथ मानवीय दृष्टि, नारी शिक्षा और नारी के व्यक्तित्व के प्रति सहज आदर और आस्था की भावना निहित है। मनुष्य के रूप में नारी की अनुभूति, पीड़ा और उसके प्रति विद्रोह की कामना है। 75 वर्ष पहले लिखे इस एकांकी की कथा 75 वर्ष पहले लिखी इस एकांकी की कथा दुर्भाग्य से आज भी प्रासंगिक है। नारी शिक्षा और उसके विकास के तमाम स्थितियों के बावजूद आज भी समाज में बेटी की शादी, उसकी पीड़ा, माँ बाप द्वारा लड़के वाले की खुशामद करना आज भी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है। परिवर्तित जीवन स्थितियों में लड़की और उसका विवाह समाज के अभिशाप के रूप में कुछ हद तक आज भी मौजूद है। इसलिए एकांकी में शंकर को प्रताड़ित करने वाली उमा आज दुर्गा बनने की प्रेरणा देगी तथा जागरूकता की चेतना जगाएगी। यही इस एकांकी का लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद है यहाँ पर दिए नोट्स और किया गया विश्लेषण आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।